एक व्यक्ति को लग रहा था कि मैं कहीं बच ना जाऊँ, मैं परिवार वालों को तो मार दिया हूँ, मुझे खुद भी मरना है और मैं कहीं आधा-अधूरा मौत में रहूँ तो आगे चल के दिक्कत होगा और एक बड़ा-सा तार लाता है और काफ़ी ज़्यादा उसको छील कर अपने हाथ पर लपेट लेता है, ताकि मैं ज़मीन पे गिरूँ तो किसी तरह से वह तार मेरे हाथ से निकले ना। लपेटने के बाद उसको बोर्ड में लगाता है और स्विच देता है और वह करंट में होता है और करंट लगने के बाद उसे कुछ पता ही नहीं चलता और वह ज़मीन पे गिरता है और वह गिर ही रहता है। करीबन 4-5 घंटा के बाद ही कुछ लोग को पता चलता है और फिर जब लोग इसके घर में जाते हैं तो 5 लोग का लाश मिलता है और सभी लाश जो था वो अलग-अलग कमरे में पाया गया। यानी सब सोया हुआ था और उसी वक़्त उसको मारा गया और जो घर का मुखिया था वह उसके हाथ में करंट था और उसका हाथ भी जल चुका था। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और फिर सारे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर जांच करती है कि यह कत्ल हुआ है या खुदकुशी है या किसी ने कत्ल किया है, लेकिन ज्यादा हद तक ये पाया जाता है कि यह खुदकुशी है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे हो। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक तहसील लगता है महावीर, वहीं एक गांव लगता है खरपुरा। वहां एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 भाई होते हैं और तीनों भाइयों का शादी हो चुका था और तीनों अलग-अलग रहा करते थे, लेकिन आस-पास में ही रहा करते थे। लेकिन एक जो बड़ा वाला भाई था उसका नाम सुधीर होता है। अपने भतीजे को खिलाने का उसको काफ़ी ज़्यादा शौक होता था और 10 फरवरी 2026 का दिन था। सुबह 9 बजे के आस-पास वह अपने भतीजे को खिलाने के लिए उसके घर के पास जाता है। दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाजे पर से अपना भतीजा को आवाज़ देता है, अपना भाई को आवाज़ देता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। उसके बाद जो सुधीर था वो अपने बेटा को आवाज़ देता है जिसका नाम ऋषभ होता है। ऋषभ को बुलाता है और बोलता है कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, दीवार को फांद कर अंदर जाना होगा। तब तक धीरे-धीरे कुछ लोग और इकट्ठा हो रहे थे और जैसे-तैसे करके ऋषभ और सुधीर दीवार फांदने में कामयाब होते हैं तो देखता है सुधीर कि उसका भाई जो है वह ज़मीन पे गिरा हुआ है और उसका हाथ में एक तार लपेटा हुआ और हाथ जला हुआ है। वो जोर-जोर से चीखने लगता है। फिर लोग को लगता है कि अब दरवाज़ा तोड़ने में ही भलाई है। क्या है कि जो उसका भाई सुधीर था वह भी अंदर जाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। उसके बाद दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब एक-एक करके लोग अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी का होश फाख्ता हो जाता है। देखते हैं कि हॉल में भाभी जो कि सीमा नाम था और वह गिरी हुई है और उसका गला दबाया गया है और वह भी मर चुकी है। और वहीं बगल में 8 साल की बेटी प्रियांशी वह भी मरी पड़ी हुई है और किचन के पास फ्रिज, वहाँ मनीष उसके हाथ में तार लपेटा हुआ है और एक हाथ पूरा जला हुआ है और दूसरा हाथ कुछ हद तक जला हुआ है, वो भी मरा पड़ा हुआ है। जब बेडरूम की तरफ देखते हैं तो एक बेटा 5 वर्ष का वो भी बेड पे पड़ा हुआ है और उसका भी मौत हो चुका है और एक 2.5 वर्ष के प्रतीक उसका भी मौत हो चुका है, वह भी बेड पे पड़ा हुआ है। जब ये सब नज़ारा देखते हैं तो लोग पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस भागी हुई उस जगह पे आती है। सीईओ हो, एसएसपी हो, सीएम, डीएम सब वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा हादसा था। 5 लोग का कत्ल या खुदकुशी बहुत बड़ा हादसा होता है। सभी बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज देते हैं पुलिस ऑफिसर और वहाँ जाँच करने लगते हैं कोई सुराग सबूत को। तो दीवार में लिखा हुआ था कि मैं मनीष कुमार और मेरी पत्नी सीमा हम लोग खुद से अपना जान देने जा रहे हैं। इसमें किसी का हाथ नहीं है और इसमें किसी को परेशान ना किया जाए। और एक चीज़ और लिखा हुआ था कि हमने एक प्लॉट बेची है सतीश को, विरामपुर वाले को। 19 लाख का प्रॉपर्टी था जिसमें 12,60,000 रुपया दिया है और 7 लाख रुपया और लेना है। अपने भाइयों से कहता हूँ कि वह पैसा ले लेना और एक नोट भी मिलता है और एक 1 मिनट 10 सेकंड का वीडियो भी बनाकर उन लोगों ने मोबाइल में छोड़ दिया था। जब नोट देखती है पुलिस तो नोट में भी वही लिखा हुआ था कि हम लोग खुद से अपना जान दे रहे हैं, इसमें किसी को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई लोग इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस वह डायरी नोट उठाती है और वह वीडियो उठाती है और इधर उसके भाइयों से पूछताछ करती है कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी
तो उसके भाई भी बताते हैं कि कोई किसी से मेरे भाई का लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन वह बताते है उसका भाई कि मेरा जो भाई मनीष था वह शराब के आदी हो गया था और काफ़ी ज़्यादा शराब पिया करता था और वह अपना शराब का लत छुड़वाने के लिए बगल में ही एक राजा महाराजा के मंदिर था, वहाँ जाया करता था पूजा पाठ करने के लिए सप्ताह में 1 दिन। और वहाँ जो भी मनोकामना होता था लोग का, वह पोटली बाँध कर वहाँ टाँग दिया करते थे और उनका मनोकामना पूरा होता था। अब पुलिस यह देखने में लगी हुई है कि वह पोटली में मनीष क्या बाँध कर छोड़ा था, उसमें क्या लिख कर छोड़ा था, उसका क्या मनोकामना था और वह क्या चाहता था। उसका जीवन में सभी खुशी और संपन्न थे, उसकी बीवी के अकाउंट में 7 लाख रुपया था और अच्छा खासा इन लोग का जीवन यापन कट रहा था। लेकिन क्या परेशानी आन पड़ी थी कि मनीष इतना बड़ा कदम उठा लेता है। बता दें कि मनीष 3 साल पहले ही अपना शराब पीने का आदत को छोड़ चुका था। वह धीरे-धीरे कामयाब भी हो रहा था। लेकिन कामयाब होने के बाद इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? और इसका देखा जाए ज़मीन जगह के बारे में तो इसके पास 6 बीघा ज़मीन था। इसलिए कि 3 बीघा ज़मीन जो है इसका भाई के हिस्से में था। यानी 9 बीघा ज़मीन इसके पिताजी के था और 3-3 बीघा ज़मीन इन तीनों भाइयों का होता है। और इसका ससुराल में ससुर जी नहीं थे और साला भी नहीं होता है और एक ही लड़की होती है उस घर के, तो वहाँ का भी 3 बीघा ज़मीन इसी के नाम होना था। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इतना बड़ा कदम कैसे उठाता है मनीष? मनीष की पत्नी के बारे में भी पुलिस पूछताछ की, जानने की कोशिश की, तो उसकी पत्नी के बारे में भी कुछ नहीं पता चला। इसलिए कि उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी थी और बहुत स्वाभाविक थी। उसके पत्नी के बारे में भी किसी मोहल्ले-टोले या किसी के पास कोई शिकायत नहीं था, लेकिन यह मनीष का कदम बहुत बड़ा कदम था। पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है और आगे भी छानबीन करेगी कि कदम उठाने का पीछे का रीज़न क्या था। कोई और बात तो नहीं था। मनीष सबसे पहले अपने परिवार के सदस्य को सभी को मारता है, उसके बाद अपना जान देता है लास्ट में और अपना जान देते वक़्त ये भी वह ध्यान रखता है कि मैं कहीं बच ना जाऊँ। वह तार इतना ज़्यादा अपने हाथ में लपेटता है और इतना लंबा रखता है ताकि मैं गिर जाऊँ, फिर भी तार मेरे हाथ में लपेटा ही रहे और मैं करंट लगने से पूरा-पूरी मर ही जाऊँ। और वैसा ही होता है, जिस हाथ में वह तार लपेटा था, वह हाथ काफ़ी हद तक जल जाता है। अपने आप को जान देने में, अपने परिवार को जान देने में वह मनीष तो कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस के समझ से एक चीज़ दूर है कि जब इतना कुछ होते हुए एक व्यक्ति मौत के गले लगा रहा है, तो जिसके पास कुछ नहीं होता है, वही लोग खुश हैं और वही लोग अपने जीवन में शांति से जी रहे हैं। अब जब भी इसके बारे में अगर कुछ खुलासा होगा, तो आप लोग के बीच में ज़रूर अपडेट लाएँगे। अभी इस कहानी में इतना ही। यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस देना नहीं है, बल्कि सभी को सावधान करना है, सचेत करना है कि कभी भी जीवन में कितना बड़ी भी मुसीबत आ जाए, उससे लड़ने का क्षमता रखिए, ना कि अपना जान देकर उससे मुँह मोड़ने का। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।